Hello, dear students. Welcome to नौका डिजिटल इंस्टीट्यूट फैकल्टी टॉक शो. आज हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल डिस्कशन करने जा रहे हैं. लाइव सेशन विद अस. माई सेल्फ CA निकुंज अमलानी, फैकल्टी एट नौकर इंस्टीट्यूट, having an experience of more than 9 years in the teaching field. I am dealing with the subject of accountancy at intermediate level, as well as I am also dealing with the subject of lower foundation level and various other levels. With me, my two colleagues are there. The senior most faculty, uh, Anand sir, Professor Anand Patel sir. He is having a teaching experience of more than 35 years. बहुत सारे स्टूडेंट की इतनी एज भी नहीं होगी जितना सर के पास एक्सपीरियंस है. And he is a faculty from Mumbai. And not only he teaches in the Mumbai, but in almost all states of the country, we can say. The major cities he has taught to the students. बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाने का उनके पास एक्सपीरियंस है. So it's a privilege to us that we can have a chat with sir. As well as we do have another senior faculty with me, Professor Sudip Shah, जिसको बहुत अच्छी तरह से सब लोग जानते ही है, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है. But he is having a teaching experience of more than 10 years, and he is also dealing with the accountancy subject at intermediate as well as foundation and many other levels in the CA as well as international courses. सो आज हमारा जो डिस्कशन है फ्रेंड्स, वो खास उस सब्जेक्ट के ऊपर है कि जिसके लिए हर सीए स्टूडेंट मस्ट एक वेट करके बैठा होता है कि ये सब्जेक्ट को मतलब फोड़ देना है, क्रैक कर देना है. सो दैट्स थिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे. अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर जो पेपर है उसका आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स के दिमाग में जो अलग अलग क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में, तो उसका हम आज सोल्यूशन देने जा रहे हैं. हाउ टू क्लियर द एग्जाम, हाउ टू गेट मार्क्स एंड व्हाट टू डू to have a great result in the CA. तो we'll have a different sessions and आपके questions हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन एक सुदीप सर मेरे सामने आ रहा है, जो स्टूडेंट आई थिंक पूछ रहा है कि ये अकाउंट सब्जेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस हमारे मतलब ये सीए स्टूडेंट के लिए. अकाउंट वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट वो लोग पढ़ते हैं, पर उसमें अकाउंट सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है एक सीए स्टूडेंट के लिए? आप थोड़ा उसके ऊपर डिस्क्रिप्ट दे दो. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर सुदीप शाह. चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस जर्नी में अगर हम अकाउंट्स की बात को इग्नोर कर दे तो इट्स लाइक अ सुगर विदाउट एनी स्वीट. अकाउंट्स सब्जेक्ट सिर्फ समझना भी जरूरी नहीं है, उसको पूरा प्रैक्टिकली उतारना दिमाग में और दिल में बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ग्रुप में अकाउंट्स पेपर आता ही है, और ये एक अलग एंगल अगर मैं आपको बताऊं तो ये पेपर ऐसा है कि जिससे आपका रिश्ता इवन इन द जर्नी ऑफ सीए एंड आफ्टर द जर्नी ऑफ बिकमिंग सीए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. और एक बात करें तो इसका एग्रीगेट ऊपर लाने में बहुत बड़ा फायदा है फ्रेंड्स. नॉर्मली सेकेंड ग्रुप में बच्चे रुक जाते ड्यू टू सम थ्योरी सब्जेक्ट्स, तो इन सच केस अकाउंट्स का पेपर आपको एग्रीगेट को 200 को उस तरफ ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सेम विद द ग्रुप नंबर 1, उसमें भी अकाउंट्स आता है. The group 1 accounts is a basic and the group 2 account is advanced accounts. पर दोनों में बात इतनी है कि अगर आप thoroughly accounts के बेसिक्स को समझते हुए आगे जाओ तो ये सबसे बड़ा फायदा देता है आपको अपने इंटरमीडिएट को क्लियर करने में. और अकाउंट्स में आपने 70, 80, 85 अबव स्कोर कर लिए तो बाकी के सब्जेक्ट में कहीं प्लस माइनस रहे तो वो आपका एग्रीगेट भी काफी ऊपर ले जा सकता है. तो ये बहुत जरूरी है कि इस पूरी जर्नी में आप अकाउंट्स को तो इतना वेटेज दे ही सकते हो जिससे आपका रिजल्ट पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े. हमारे साथ आनंद सर भी है जिसमें वो आगे कहेंगे. आनंद सर, बच्चों का ये सवाल भी रहता है कि कैसे चैप्टर को रिवाइज किया जाए एट द एंड ऑफ द टॉपिक, और कैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाए, और चैप्टर को खत्म होने के बाद उसको किस तरह से याद किया जाए, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है ना और इतने सारे चैप्टर से तो बच्चे कई बार कहते हैं कि सब सर मिक्सअप हो जाता है. तो कैसे चैप्टर को रिवाइज किया जाए और कैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाए. आई एम श्योर के आउट ऑफ योर दिस ह्यूज एक्सपीरियंस you can definitely help to the students, sir. Please. Hello students. Now answering this question of the student which is frequently asked, how to prepare the subject and how to prepare the subject at the end of the chapter, how the chapters are to be prepared at the end. The question, Sudeep sir, can be divided into two. First is when the chapter is going on and at the end of the chapter. When the chapter is going on, the first point that the student should keep in mind is understand the basic theory.
The purpose of this chapter, like example, if we talk about departmental accounts, the purpose of the chapter is always to find out the profit of the department. So this is the main objective that you should keep in mind. Secondly, when the chapter is taught in the class, every question has got one or two very sensitive points, the points which are very important, that while solving the question itself should be highlighted by the students. And when the chapter is over, this is most important. Normally students Yes, sir. immediately go for the next chapter. You should never do that. As soon as the Okay. chapter is over, at a stretch, maybe an hour or so, you must revise all the questions of that chapter. Whatever you have highlighted for each and every question while solving the question should be revised thoroughly. You should see the working. If possible, you must do the working again in rough and understand the chapter in totality at the end of the chapter. This will be very helpful when you start revising after the syllabus is over. This is how you must go chapter by chapter. And if you have any difficulty, you can ask your concerned faculty that time only, so that your doubts are cleared, and then you should go for the next chapter. This would be a systematic study of every chapter. So this Thank you, would be the answer to this question. ओके सर, अब ये बात तो हुई क्लासरूम के अंदर, पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैसे पेपर लिखा जाए अकाउंट्स का, ये कई बार क्लासरूम की पढ़ाई और एग्जामिनेशन हॉल के बीच का हम ब्रिज नहीं क्रिएट कर पाते. तो निकुंज सर, एज फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू वुड सजेस्ट के एग्जाम में पेपर कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट द एग्जाम ऑफ अकाउंट्स, प्लीज सर. यस, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए. देखो, कई बार क्या होता है, हमें सब आता होता है, हम चैप्टर जानते हैं, सब कुछ पता है, बट कई बार एग्जाम में आंसर लिखने के टाइम पे फंबल हो जाता है. हाउ टू राइट वी डोंट नो. अच्छा, मेनली क्या होता है कि जब बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है अकाउंट में से, तो उसको लिखने के लिए थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे में जाना जरूरी है. हाउ टू राइट द आंसर, देखो, जैसे आपको जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, या तो फिर लेजर्स पूछे हैं, या तो फिर बैलेंस शीट पूछा हुआ है, तो यू शुड नो व्हाट इज देयर. एंड एक्चुअली देखो, अगर आपने जितनी प्रैक्टिस ज्यादा की होगी ना, तो आप एग्जाम में अच्छे से उसको पुट अप कर पाओगे. अच्छा, एग्जाम के अंदर दो चीज बाइफिकेट करना जरूरी है, एक आपका मेन आंसर और दूसरा आपके वर्किंग्स. वर्किंग नोट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आंसर के अंदर, और आपका मेन आंसर. ठीक है, उन लोगों ने जो पूछा है क्वेश्चन के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर प्रेजेंट करो. जहां जहां पे अजम्पशन जरूरी है, नोट्स जरूरी है, वहां पे लिखो. कई बार हम क्या करते हैं, हम अजम्पशन लेके एंट्री कर देते हैं, पर वो अजम्पशन लिखते नहीं है, तो वहां पे हम गलत हो जाते हैं. भले इंस्टीट्यूट को पता है कि ये अजम्पशन आप ले सकते हो और लेना भी चाहिए, बट वो अजम्पशन लिया है तो उसका नोट लिखो. अगर नोट लिखोगे तो आप सही होंगे. अगर आप विदाउट अजम्पशन नोट आंसर लिख के आओगे, तो भले आप सही हो ना, फिर भी आप गलत हो जाओगे. So I am saying write your answer very clearly and whatever they have asked. अच्छा, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट ड्राइंग में भी कई बार ज्यादा टाइम चला जाता है, ये सब चीजें होती है, उसका भी ध्यान रखना है. तो अलोंग विद टाइम यू नीड टू राइट द आंसर इन अ प्रिसाइज वे. मैं ऐसा बोलूंगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो क्या पूछा है और आप उसमें कितना कंफर्ट हो, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड राइट द आंसर्स. तो माय मीनिंग इज टू से clearly give your answer in two parts. One, the main answer what is asked, and another, working notes. It is having also equal importance in the account. So that is my question for the student, sir. Yes sir, एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है, तो मैं अपने आनंद सर आपसे ये पूछना चाहूंगा एक एक्सपीरियंस के तौर पे, कि ये हम क्या बोलते हैं, अकाउंट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. इसमें प्रैक्टिकल के ऊपर लोग फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मतलब मस्त आ जाते हैं और लिख देते हैं. तो क्या इसके साथ थियरी क्वेश्चंस और अकाउंट के अंदर जो थियरी है उसका भी इतना ही इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, या तो थियरी को कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए आप थोड़ा गाइडेंस दे दे सर प्लीज. Yes, Nikunj sir, this is also a very frequently asked question, what to do about the theory part in account subject. Now, as far as the theory goes, students, I would like to tell them that, first of all, theory is important to understand the fundamentals and the concept of any chapter. Once you understand the concepts, the fundamentals, it is out of theory only. But not unlike your theory subject, you don't have to go in much detail. You should have basic idea of the theory, so that you do not solve the questions mechanically, or if the questions are slightly twisted in the examination, you understand the question and you are able to write the answer. So from that point of view, theory, that part is important while preparing the chapter. Now, coming from the examination point of view, if the theory question is an optional question, you should always try to avoid it. But if you are unable to solve any practical question, and if you don't have any choice, then you will have to attempt. But at times we have seen that along with the practical question, they ask some theory questions also. So in that case, you should be able to answer those theory questions also. And therefore, the preparation, I would say, is
कि our Navkar book, the theory part at the beginning of every chapter is in simple language. It is well explained. If you read it thoroughly, you will be able to reproduce it in the examination also. And in examination, as far as possible, if you are answering a theory question, instead of writing paragraph, you should write in points. It shows clarity of the mind and will definitely help you to get good marks in theory also. And I think that is the answer to this question. Well explained, sir. Yes, Thank you, sir. sir. Perfect, sir. Okay, sir. Nikun, sir, I would like to ask you that many a times students have come out with a question that in preparing the chapters, can we give weightage to some chapters more and some chapters less? What should be the criteria for prioritizing the chapters? Can you Okay. please guide the students? ओके सर, देखो हम जानते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि देखो बहुत सारे चैप्टर्स अकाउंट के अंदर कवर्ड है, अराउंड देयर आर 12 to 13 चैप्टर्स इन द अकाउंट, सो हाउ टू बाइफरकेट एंड व्हिच चैप्टर टू गिव वेटेज फर्स्ट, एंड तो ये प्रायोरिटी जो है वो स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। देखो मैं अगर मार्क्स वेटेज के हिसाब से बात करूं तो आईसीआई ने इसका बाइफरकेशन दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर में से कितना वेटेज लिया जाएगा, कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, अप्रोक्सीमेटली वेटेज दिया हुआ है। और पास्ट एग्जाम का एनालिसिस भी अगर हम चेक करें तो उससे भी हमें पता चल जाता है। उसके ऊपर से मैंने एक एनालिसिस करके यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में। पास्ट एग्जाम का अपना एनालिसिस रहता है तो वो मैंने स्टूडेंट को शेयर करता रहता हूँ और मेरे पास ये भी, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं ऐसा बताऊंगा कि हाईएस्ट जो मार्क्स वेटेज के हिसाब से अगर अकाउंट के अंदर देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज हैविंग द हाईएस्ट वेटेज इन द अकाउंट्स। अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, तो इसका सबसे पहला वेट आपको देना चाहिए एंड यू शुड प्रिपेयर इट थरोली। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फर्स्ट मोस्ट यू शुड रेफर इन द अकाउंट्स। देन वी कैन से फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है जिसको हम कंपनी अकाउंट्स बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश लाइक पीएनएल, बैलेंस शीट, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन, अप टू 15 मार्क तक का क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं, तो इट इज हैविंग अ सेकंड वेटेज। तो आई कैन से फर्स्ट टू चैप्टर्स यू शुड कीप एज अ वेटेज, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, आई कैन से। Then we can divide the other chapters into B category chapters, or we can say then coming to the marks weightage, उसके बाद जो chapters आते हैं उसमें अगर मैं बताऊं तो जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, फायर क्लेम है, डिबेंचर रिडेम्पशन है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, ये सब चैप्टर जो है उसका वेटेज भी एग्जाम के अंदर अराउंड 10 मार्क जितना है, 10 मार्क जितना वेटेज है, और हर एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखने चाहिए। और उसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी में आते हैं जिसमें से अराउंड 6 to 8 मार्क्स या तो 4 मार्क जैसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसमें आते हैं चैप्टर्स जैसे कि हायर परचेज है, डिपार्टमेंट अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट है, सिंगल एंट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है बट वो फ्रीक्वेंट नहीं है, मतलब वो अल्टरनेट एग्जाम में आता है इस तरीके से, इसलिए उसको मैं सी कैटेगरी में आपको प्रीफर कर रहा हूँ। बट यू शुड डू इट, कि उसमें से आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज इट इज अल्टरनेट। देन ये बोनस इश्यू वाला चैप्टर हो गया, प्रेफरेंस रिडेम्पशन हो गया, ये सब चैप्टर कैसे इसमें से छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अराउंड 4 to 6 मार्क, तो ये इस तरीके से वेटेज रहता है। सो दैट यू शुड रेफर as per my opinion. Yes, sir. Thank you, Nikun sir. You have well answered. Students would be very happy and they will be relaxed with their answers. Sudeep Yes. sir, Yes, sir. you are an experienced professor and you know that many times students after the examination come out of the examination hall and say मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, मेरा आधा क्वेश्चन हो गया, मैंने तो एक क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। तो ये जो डाउट है स्टूडेंट्स के माइंड में कि अकाउंट्स का पेपर हाउ इट शुड बी कंप्लीटेड, please guide the Yes, students yes, sir. on that. They will be much Yes, sir. happy to listen to you. Yes sir. यस सर, हर एक सीए स्टूडेंट का अकाउंट्स के लिए तो ये कॉमन क्वेरी है कि सर पेपर मेरा पूरा ही नहीं हुआ है, और उसका एक ही जवाब है कि यू हैव टू प्रैक्टिस। कोई भी चीज प्रैक्टिस से मजबूत हो ही जाती है, और अपने यहाँ नौकार में इतने सारे टेस्ट होते हैं, अगर ये सभी टेस्ट को आप परफेक्टली प्रिपेयर करके देते रहो, जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, टिल हो गया, फुल टेस्ट प्रीलिम हो गया, ये सभी टेस्ट में अगर आपने प्रॉपरली प्लान करके प्रॉपरली एग्जाम दिए हुए है तो आई एम श्योर कि शायद इतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में पेपर छूट जाने का रीजन शायद कम रहता है। हाँ, आपका ओवरसाइट हो गया और आपने देखा ही नहीं कि पीछे भी क्वेश्चन थे और मेरा रह गया, जो नॉर्मली इन प्रोफेशनल स्टडीज नहीं होता है। पर एक ही जवाब है इसका कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको बार बार ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, नौकर के हर एक टेस्ट को देना पड़ेगा। हितेश सर की बार बार एग्जामिनेशन सिस्टम पे इतना वेटेज देने का एक ही रीजन है कि उन्होंने डेकेड से ये जाना हुआ है कि आदमी 10 बार
जो रीड करता है इट इज बेटर टू राइट वन टाइम। कोई भी स्टूडेंट को बोलो ना कि 5 घंटे एक कोने में बैठ के तू ये पढ़ता रहे तो ही विल रेडी टू स्टडी, और सिर्फ उसको इतना बोलो ना कि तू 2 घंटे ये पेपर लिख तो ही विल बी नॉट रेडी। सो फ्रेंड्स, पेपर राइटिंग और एग्जामिनेशन का नौकर का जो सिस्टम है वो फॉलो करना ही द ओनली आंसर विच मेक द स्टूडेंट्स पेपर गेट्स कंप्लीटेड विद इन अ स्टेपुलेटेड टाइम। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी एग्जाम मिस ना की जाए, और हर एक एग्जाम के बाद अपने आप को प्री और पोस्ट, जैसे उर्वी सर कहते हैं कि प्रिपरेशन भी परफेक्ट करो और उसका पोस्टमार्टम करो, तो शायद आप अपने गलतियों को सुधार पाओगे जो नेक्स्ट पेपर में आपको हेल्प करेगा, और वो शायद नेक्स्ट पेपर ऐसे की एग्जाम भी हो सकती है। यस यस सर, परफेक्ट। एक क्वेश्चन स्टूडेंट की ओर से आ रहा है तो मैं आपको पूछ रहा हूँ सुदीप सर। देखो, ये हम जानते हैं कि सीए के अंदर रैंक लाना एक ड्रीम होता है सब स्टूडेंट का कि रैंक आ जाए, और रैंक लाने के लिए अकाउंट हम जानते हैं सबसे बड़ा की सब्जेक्ट माना जाता है कि जिसमें हाईएस्ट स्कोर हमें लाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि जो इसमें अच्छी सी मेहनत भी करते हैं, बहुत अच्छा उसमें उसका ग्रिप होता है, तो आप कोई ऐसी टिप दे दो कि जिससे वो लोग 100 और 100 ला पाए। पहले तो इज इट पॉसिबल 100 और 100 लाना, और अगर लाना है तो क्या करना चाहिए? सो दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो जानने मिलेगा स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो इट इज अटर पॉसिबल, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि इम्पॉसिबल जैसा हो, स्पेशली इन अकाउंट्स। 100 में से 100 मार्क लाना इज नॉट अ टफ टास्क। हाँ, उसके लिए वो कहा जाता है कि विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। और उसका एक ही जवाब है, जैसे आनंद सर का जवाब था ना, सवाल था वो शायद ऑपरेशनल इश्यू था। सीए की जर्नी में ना सर मुझे लगता है तब तक 2 नॉलेज चाहिए, एक वर्किंग नॉलेज और एक कंसेप्चुअल नॉलेज। पेपर जल्दी खत्म होने से समवेयर वर्किंग नॉलेज का जवाब हुआ, और कंसेप्चुअल नॉलेज 100 मार्क्स की तरफ आपको आगे ले जाएगा। कोई भी टॉपिक को आप कंसेप्ट से पढ़ोगे ना, तो शायद कितना भी ट्विस्ट करके कैसा भी सवाल हो ना, आप सॉल्व कर पाओगे, और सभी सवाल सॉल्व कर पाए तो 100 मार्क आना कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर आपके कंसेप्ट वीक है तो थोड़ा भी ट्विस्ट कर दिया ना तो यू कैन नॉट मैनेज टू स्कोर द सेम। जैसे हम बात करें कितने सारे टॉपिक है, फायर क्लेम से लेके आप कैपिटल रिडक्शन ले लो, उस सब में भी कुछ पॉइंट्स तो ऐसे रख ही देते हैं कि जहाँ पे बच्चा उस टाइम पे उसको सोचना पड़े, शायद वो एडजस्टमेंट उसने पहले ना भी देखा हो। भले एडजस्टमेंट ना देखा हो, पर अगर उसने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो वो एडजस्टमेंट सभी सॉल्व कर पाएगा। और सभी एडजस्टमेंट सभी बच्चे नहीं कर पाते, और जो बच्चे कर पाते वो 100 मार्क्स लेके आते। तो शायद आनंद सर का जवाब कहीं वर्किंग नॉलेज की तरफ मेरा होगा, और आपके सवाल का जवाब कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आपका मजबूत है तो आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई भी टॉपिक को उसको कंसेप्ट से याद रखो, क्योंकि वार वहां करो जहां शिकार, और शिकार का मतलब यही है कि टॉपिक के बेस को पकड़ लो। कई बार क्या होता है कि कहा जाता है कि कुत्ते को कोई पत्थर मारे तो कुत्ता नादान इंसान है, वो पत्थर को बाइट करता है। इसका मतलब क्लास वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, इट्स लाइक अ वर्किंग लाइक अ डॉग। बट शेर को कोई गोली मारे ना तो शेर गोली के पीछे नहीं जाता, गोली कहाँ से आई ना उसकी डायरेक्शन पकड़ता है, और वो डायरेक्शन ही कहीं कंसेप्ट है। तो हमें वी शुड वर्क लाइक अ लायन, और वो कंसेप्ट को अगर डायरेक्शन को हमने पकड़ लिया ना, तो आई एम श्योर वी कैन गेट ऑल 100 मार्क्स फ्रॉम द एग्जाम। यस सर। परफेक्ट सर। सर स्टूडेंट आई थिंक इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग लाएंगे 100 में से 100, आई थिंक सो। यस, आई विश के सब लाए। श्योर श्योर, 100%। यस सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है स्टूडेंट की ओर से, तो आनंद सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा इसके बारे में कि देखो, एग्जाम के एक दिन पहले जब ये पूरा अकाउंट रिवाइज करते हैं और सभी चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो उसमें हर अलग अलग चैप्टर्स है और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है स्टूडेंट का कि कौन से क्वेश्चंस रिफर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिफर करना शायद पॉसिबल ना हो, तो कौन सा क्वेश्चन रिफर करें, या तो क्वेश्चन के अंदर कौन सा पार्ट रिवाइज करें। सो दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट। सो आप सर थोड़ा उसके बारे में गाइड कर दें। Yes, Nikun sir, as far as this question goes, I would like to tell the students कि एक तरफ होता है preparation throughout the year, और एक जो preparation होता है one day prior to the examination, examination के एक दिन पहले, this preparation matters a lot. अब साल भर के प्रिपरेशन में कभी एक दिन क्लास में गए नहीं गए, कभी कोई एक आध क्वेश्चन छूट गया, सब ठीक होता है, यू कैन ऑलवेज टेक अ हेल्प ऑफ अ फ्रेंड एंड ऑल। बट ये जो प्रिपरेशन वन डे बिफोर द एग्जाम होता है ना, डिसाइड्स योर फ्यूचर, which will decide your next day, that is the examination day, and examination day will decide your future. So as far as one day prior to the examination goes, I always been telling the students कि ये preparation throughout the year इस तरह से करो
कि एवरी चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क करके रखो, हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट करके रखो, सो दैट वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल वी हैव गॉट 13 या 14 चैप्टर्स और हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन ले लो, तो ऑन एन एवरेज आपको 150 से 250 क्वेश्चन रिवाइज करना है। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए यू कैन नॉट डिवोट मोर देन 1 or 2 minutes, एंड फॉर दैट व्हाट यू मस्ट डू इज ड्यूरिंग द ईयर ओनली, साल भर में जब आप प्रिपरेशन तैयारियां करते हो तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करके रखो, वर्किंग्स को हाईलाइट करके रखो, एंड वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन ये सब थरली रिवाइज कर लो। कोई नए क्वेश्चंस वन डे बिफोर करना वो बेवकूफी हो गया, क्योंकि न तो आप वो थरली कर पाओगे न जो ऑलरेडी किया उसको पॉलिश कर पाओगे। तो आई वुड ऑलवेज एडवाइज द स्टूडेंट्स के थ्रू आउट द ईयर इटसेल्फ मार्किंग ऐसे करके रखो कि दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिवाइज वन डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन। This is what I would advise the students as far as revision one day before the examination goes. इस तरह से तैयारी होनी चाहिए। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सही अच्छा जवाब सर, है। निकुंज सर, अभी आप से एक क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से जो है वो मैं चाहता हूं कि आप उसके आंसर दो कि व्हाट शुड बी केप्ट इन आवर माइंड, दिमाग में क्या रखना चाहिए एग्जाम में बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, तो सॉल्व करते वक्त वो क्वेश्चन की तरफ से क्या फोकस होना चाहिए बच्चों का, सो दैट द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड इन टाइम एंड इट इज सॉल्व करेक्टली। प्लीज गाइड द स्टूडेंट्स ऑन दैट पॉइंट। यस सर, परफेक्ट है। देखो, क्वेश्चन जब भी हम कोई भी पढ़ते हैं पेपर के अंदर और वो हम सॉल्व करने के लिए डिसीजन ले लेते हैं कि ये हमें सॉल्व करना है, तो उसमें खास करके पहला क्वेश्चन ये कि उन लोगों ने क्या पूछा है एग्जैक्टली, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। देखो, कई बार हम लोग नीचे देखे बगैर ही क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। जर्नल एंट्री पूछा है, लेजर्स पूछे है, क्या पूछा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमें क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जर्नल एंट्री करने की आदत हो जाती है, तो हम जर्नल एंट्री करना शुरू कर देते हैं। बट जबकि क्वेश्चन के अंदर मान लो लेजर्स पूछे है, तो वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। जर्नल पूछा नहीं और हमने जर्नल लिख दिया, क्योंकि मार्क्स खाली लेजर के मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग, जस्ट चेक व्हाट इज आस्क्ड, वो ध्यान में रखे। दूसरी बात, क्वेश्चन के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे से एनालाइज करें और फिर वो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। मैं ऐसा बोलूंगा कि क्वेश्चन अगर दिमाग में सेट हो गया ना, तो ऑटोमेटिक आंसर आपका परफेक्टली जाएगा। अगर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो अगर दिमाग में क्लियर नहीं होगी या तो उसको अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, तो आंसर परफेक्ट नहीं जाएगा। इसलिए मेरी एडवाइस ऐसी है कि क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़े, इंफॉर्मेशन को दिमाग में एनालाइज कर ले, जहां जहां पे वर्किंग की जरूरत है, रफ वर्क की जरूरत है, वो कर ले, और जो मेन चीज पूछा है उसके ऊपर फोकस करे। अच्छा चलो, जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो जर्नल एंट्रीज लिखते समय नीचे नरेशन खास लिखे, कंपलसरी। नरेशन बड़ी बात नहीं है, एक लाइन का नरेशन लिख दो के हो गया, पर लिखो। अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस है। अच्छा, नरेशन लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वो सेकेंडरी मैटर है, बट नहीं लिखोगे तो कटेंगे, वो पक्का है। इसलिए नरेशन खास लिखो। लेजर्स बनाते हो तो लेजर्स का फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ करो। हम डायरेक्टली टी शेप बना देते हैं, ऐसा थोड़ा प्रेजेंटेशन शायद कई बार अच्छा ना लगे, तो भले एटलीस्ट आप अच्छे से उसको ड्रॉ करके लिखो, वो भी हो जाएगा। अच्छा, रफ वर्क में कोई लेजर बनाते हो, रफ वर्क में, तो उसमें आपको कुछ ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा अमाउंट वाला कॉलम बना तो पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, दैट्स इट। बट फेयर वर्क जब कर रहे हो, मतलब जो पूछा गया है वो आप लिख रहे हो, तो उसके अंदर सब कुछ अच्छे से मेंशन करो, एंड दैट विल गिव यू द परफेक्ट मार्क्स। एंड जैसे बैलेंस शीट पूछा है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो जो हेड्स आते हैं, शेड्यूल 3 वाला बैलेंस शीट आप बना रहे हो कंपनीज एक का, तो उसमें मस्त से सब हेडिंग आ जाने चाहिए, जहां जहां पे नोट्स needed है उसकी नोट्स बननी चाहिए। So that should be a perfect presentation in the answer that will give you the full marks, I can say. So mainly keep in mind what is asked and present it in a perfect manner. That will give you the full marks. So that is answer, sir. निकुंज सर, आपने Yes. ये जो बताया ना, वो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है बच्चों के जहन में कि कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना, मतलब कौन से ऑर्डर में पेपर को लिखना है। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं, तो मुझे याद है कि मैं पहला क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करता था, और कई बार ऐसा होता था कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दूसरे क्वेश्चन में जब तब तक 45 मिनट्स चली गई होती थी, क्योंकि क्वेश्चन 1 इज ऑलवेज अ टफ टास्क। तो किस तरह से ये ऑर्डर में जाना चाहिए ना, शायद आई थिंक आनंद सर एक्सपीरियंस विल हेल्प अस इन दैट केस। आनंद सर, प्लीज गाइड अस के कौन से क्रोनोलॉजी में हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए, इन विच ऑर्डर इट शुड बी गेट सॉल्व्ड, प्लीज सर। यस, सुदीप सर, आपने जो बताया ना कि यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड 45 minutes यूज्ड टू गो फॉर दैट, दिस इज अ कॉमन Yes, फीचर sir. फॉर मेनी स्टूडेंट्स. Yes, sir. As far as my experience goes, and I have seen the rankers and those rankers which are in single digits also,
paper solving itself also is an art in itself. And institute gives us 15 minutes to read the question. Yes. As far as I am concerned, I will guide the students कि आप question number 1 पढ़ो ही नहीं. Question number 2 onwards you start reading and see it is on which chapter. Then select yourself where good in which chapters, you start selecting those questions. Like if I am a student, if I am good in departmental accounts, then I'll first solve departmental accounts. Then say for example, profit prior to incorporation. These chapters are normally very easy and manageable in the examination as far as 90% of the solution is concerned. So you must go for those questions first. Then you must take up those questions which you are not very good at, and there are always chances that there may be some tricks played in the question. Like for example, departmental होगा, internal reconciliation होगा, तो normally students can manage. Branch account होता है तो इतनी सारी methods होती है, इतने सारे concepts होते हैं, so those should be given a second priority. First you must solve all easy chapters which you are comfortable. Then select those chapters where you feel a little time will extra be required. And lastly, question number 1. Question number 1, according to me, सुदीप सर, बच्चों को एडवाइस दूंगा कि आप पढ़ो ही नहीं, क्योंकि आए नहीं आए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है. You don't have any choice. So when last 40 minutes are left or something like that, you read the question. दो थिंग होता है, एक तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो यू आर मेंटली रिलैक्स्ड कि भाई मैं पास तो हो जाऊंगा अच्छे मार्क्स से. अभी ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा नहीं भी आया, थोड़ा बहुत भी आया तो 10 मार्क्स तो मुझे मिल जाएंगे. एंड अ रिलैक्स्ड माइंड कैन थिंक वेरी लॉजिकल. यही क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले स्टार्ट करते हो ना, तो यू आर लिटिल पैनिक बिकॉज बैक ऑफ द माइंड है कि इतने सारे क्वेश्चन बाकी है. व्हेन यू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट, यू आर मेंटली एट पीस. आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो कि पेपर प्रैक्टिकली खत्म हो गया है, और जितना आता है उतना सॉल्व कर, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व ऐसे भी करना है. तो इन दैट ऑर्डर आई वुड से कि ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टेंट टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखना है. ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इज कंसर्न. इन एग्जामिनेशन हॉल a constant watch, how much time I am consuming should be kept in mind. This is how the students should select the question and they should go for it. I think if they do this, there shouldn't be any problem. I think Sudeep sir will agree with me. Yeah sir, thank you sir. पर एक ही चीज से मैं शायद खफा हूँ कि शायद पहले मेरे समय में आप जैसे कोई गाइडर मिल जाते तो शायद हम ये गलती ना करते. सुदीप सर, मैंने भी ऐसी मिस्टेक की है. यस यस सर, मैंने वो की है, इसलिए अभी मुझे याद आ रहा है कि मैं पहले क्वेश्चन में ही घुमा फिरा रहता था, और जब तक उसका ना सॉल्व है तब तक मैं सेकंड में नहीं शिफ्ट हो पाता था. एंड दैट गिव माय सो मच इंजरी इन माय जर्नी. सो सुदीप सर, इसीलिए बच्चे अपनी हमारी तरफ देखते हैं ना कि सर हमें गाइड करो, सो दैट हमारे मेहनत, हमारे पैसे कोई भी वेस्ट नहीं हो जाए, रंग लानी चाहिए कहते हैं. और एज यूजुअल भी हमारे नौकार के स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाते ही है. I will think our discussion will benefit all the students as far as subject of accountancy. Yes, sir. I hope every students get motivated and benefited with the huge experience of yours, sir. Thank you, Nikun sir, for your kind arrangement of this meet. And we wish के हम फिर से सब साथ में स्टेज पे मिले और स्टूडेंट सामने बेंच पे फिर से हमारे सामने आ जाए. पेंडेमिक का ये दौर भी धीरे से गुजर जाएगा. बस हमारे पास अभी तो वही असेट अपनी है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, जो सुनहरी यादें नौकार में हमने बिताई है, और वो वापस आ जाएगी इन फ्यू डेज नाउ. बस इतना ही कहूंगा एंड में. दिल में अपनी सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पे अपनी मिठास को रहने दो. दिल में अपनी सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पे अपनी मिठास को रहने दो. यही अंदाज हमारा जिंदगी जीने का, ना खुद उदास रहो ना किसी को होने दो. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर well said. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Nitin sir. Thank you, Sudeep sir. Thank you, sir. Thank you, friends. And all the best to the students. See you soon. Be happy, be safe. Thank you, sir. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.